हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित पटेल आज आपका अपने चैनल लर्न विथ रोहित पटेल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 6 के विज्ञान विषय को चालू करेंगे, जिसमें विज्ञान के पार्ट वाइज हम लोग अध्ययन करेंगे उसका। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग विज्ञान विषय के क्लास 6 के कंटेंट को देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग उसमें अध्ययन करेंगे। विषय सूची। पहला पाठ हमारी पृथ्वी, हमारा पर्यावरण, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थों का पृथक्करण, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, मापन, सजीवों के लक्षण एवं वर्गीकरण, सजीवों की संरचना तथा कार्य फर्स्ट, सजीवों की संरचना तथा कार्य सेकेंड, गति, बल तथा दाब, कार्य, ऊर्जा तथा मशीनें, प्रकाश, चुंबकत्व, रेशों से वस्त्र तक, पादप रेशे, अपशिष्ट और उसका प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। पाठ 1 हमारी पृथ्वी। संसार में पाए जाने वाले सभी जीवधारी जैसे पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर मैदान, मरुस्थल, पहाड़, नदियाँ, झीलें और महासागर भी हैं, जिनमें जीवधारियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल या चपटी? एक समय में हम इसका एक छोटा भाग ही देख सकते हैं जो हमें सपाट दिखाई देता है। पूरी पृथ्वी को एक साथ देखने के लिए हमें इससे बहुत दूर अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल से आगे अंतरिक्ष में यात्रा करनी पड़ती है। आपने सुना होगा कि कई देश रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष यान में मनुष्य को पृथ्वी से दूर भेजते हैं। इन्हें अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा खींचे गए पृथ्वी के चारों चित्रों को देखने से पता चलता है कि पृथ्वी आकार में गोल है अर्थात गोलाकार है। ये है हमारी पृथ्वी फ्रेंड्स। पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखिए, इसमें वाइट पार्ट है, ब्लू पार्ट है, बहुत सारा पार्ट दिखाया गया है। पृथ्वी से अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य। पृथ्वी ठोस है अथवा खोखली? आइए देखते हैं। आप जान चुके हैं कि पृथ्वी गेंद के समान गोल है, किंतु क्या यह गेंद के समान खोखली है? वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पृथ्वी खोखली न होकर ठोस है, लेकिन इसकी सतह समतल व चिकनी नहीं है। यह कहीं पर ऊंची, कहीं पर नीची, मतलब कहीं पर पहाड़, कहीं पर गहरी घाटियाँ है। कल्पना कीजिए, यदि पृथ्वी को काटा जाए तब उसकी आंतरिक संरचना कैसी दिखाई देगी। यह चित्र 1.2 के समान दिखाई देगी। चित्र 1.2 ये है फ्रेंड्स, देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे अंदर पार्ट जो ब्लैक कलर में है वो आंतरिक क्रोड है, उसके बाहर बाएं क्रोड है, उसके बाहर प्रवार है, सबसे बाहर भूपट्टी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 प्रमुख भागों में, परतों में बांटा गया है। भूपट्टी, प्रवार, क्रोड। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स भूपट्टी। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जिसमें महाद्वीप तथा महासागर स्थित हैं भूपट्टी अथवा भूपटल कहलाती है। भूपट्टी जीवधारियों को जीवित रहने तथा वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पदार्थ जैसे वायु, जल, भोजन, मिट्टी तथा खनिज उपलब्ध होते हैं। इसकी ऊपरी परत में मृत पौधे एवं जंतुओं के सड़े गले अवशेष होते हैं, जिसके कारण यह उपजाऊ होती है। विभिन्न खनिज जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें आदि इस परत से ही प्राप्त होती है, जिनसे हमारे जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। प्रवार। भूपट्टी के नीचे गर्म पिघली चट्टानों से बनी मोटी परत प्रवार कहलाती है। यह पृथ्वी की मध्य परत है जिसमें पिघली हुई चट्टानें विभिन्न गैसों सहित पाई जाती है। इसे प्रवार बोलते हैं। क्रोड। प्रवार के नीचे अर्थात पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। यह भाग प्रवार से अधिक गर्म होता है। ऐसा माना जाता है कि इसके केंद्रीय भाग में लोहा तथा निकेल धातु ठोस रूप में, जबकि बाहरी भाग में लोहा पिघले रूप में पाया जाता है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स भूपट्टी। भूपट्टी पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है जिसमें महाद्वीप तथा महासागर स्थित हैं। भूपट्टी को भूपटल भी बोलते हैं। भूपट्टी में जीवधारियों का जीवन संभव होता है, क्योंकि यहाँ जीवित रहने के लिए सभी आवश्यक तत्व जैसे वायु, जल, भोजन, खनिज उपलब्ध होते हैं। इसके ऊपरी परत पर सड़े गले तथा मृत पशु पक्षियों के अवशेष भी होते हैं, जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ होती है, जिसके कारण यहाँ फसल उत्पन्न होता है, जिससे जीवन संभव होता है। तथा विभिन्न खनिज पदार्थ भी यहीं मिलता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। फ्रेंड्स प्रवार
भूपट्टी पृथ्वी का सेकेंड परत जो बीच वाला परत रहता है उसको प्रवार बोलते हैं, सबसे मोटा रहता है। इसमें ये मध्य परत है और विभिन्न इसमें गैस और चट्टान पाया जाता है। क्रोड सबसे आंतरिक परत क्रोड कहलाता है। इसमें लोहा निकल ठोस रूप में और लोहा निकल इसके अंदर भाग में ठोस रूप में और बाहरी भाग में पिघले रूप में पाया जाता है। इनके उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की 3 परतों का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स पृथ्वी का 3 परत है भूपट्टी, प्रवार और क्रोड। भूपट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न खनिज पदार्थों के नाम लिखिए। तो भूपट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न खनिज पदार्थ लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि खनिज प्राप्त होता है। प्रवार किसे कहते हैं? पृथ्वी का मध्य परत प्रवार कहलाता है। पृथ्वी के मध्य परत में विभिन्न प्रकार के एक सेकेंड फ्रेंड्स, प्रवार भूपट्टी के नीचे गर्म पिघली चट्टानों से बनी मोटी परत प्रवार कहलाती है। पृथ्वी का मध्य परत है। हो गया फ्रेंड्स। क्रोड में उपस्थित धातुओं का नाम लिखिए। तो क्रोड में फ्रेंड्स 2 तत्व पाया जाता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है, जिसमें केंद्रीय भाग में लोहा तथा निकेल धातु ठोस रूप में और बाहरी भाग में लोहा पिघले रूप में पाया जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं पृथ्वी के क्षेत्र। ग्लोब अथवा पृथ्वी के नक्शे को देखिए। आपको पृथ्वी के बड़े भाग में नीला रंग दिखाई देगा। आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि नक्शे तथा ग्लोब में जिन स्थानों को नीले रंग से दिखाया जाता है वहाँ पानी होता है। ग्लोब के ऊपरी सिरे अर्थात ऊपरी ध्रुव तथा निचले सिरे अर्थात दक्षिणी ध्रुव को देखिए। ये भाग आपको सफ़ेद रंग के दिखाई देंगे। सफ़ेद रंग यह बताता है कि पृथ्वी का यह भाग हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। आप जानते हैं कि बर्फ़ जमा हुआ पानी है। पृथ्वी में जल समुद्र, झीलों तथा नदियों में द्रव रूप में एवं ध्रुवों पर ठोस रूप में पाया जाता है। जो जल है वो नदियों में द्रव रूप में और ध्रुवों पर ठोस रूप में पाया जाता है। द्रव एवं ठोस जल युक्त यह क्षेत्र पृथ्वी का जलमंडल कहलाता है। अब ग्लोब नक्शे को फिर से देखिए। नीले और सफ़ेद रंग को छोड़कर पृथ्वी की सतह का शेष भाग पीले, भूरे या हरे रंग से दिखाया गया है। ये वे भाग हैं जिन्हें हम जमीन अथवा भूमि कहते हैं। इन पर कहीं पहाड़ है, कहीं खाई है, कहीं मैदान है। इस क्षेत्र को स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग जलमंडल एवं 1/4 भाग स्थलमंडल है। अब यह बताइए कि पृथ्वी की सतह पर पानी अधिक है या जमीन? तो ऑब्वियसली दोस्तों पृथ्वी की सतह पर पानी अधिक है। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के चारों ओर हवा है। हमें हवा दिखाई नहीं देता किंतु वह बहती है, तब हम उसे महसूस करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की मोटाई पृथ्वी के आकार की तुलना में बहुत कम है। वायु किससे बनी है? वायु का लगभग 99% भाग लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायु में मुख्यतः 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल के कण तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 1। अब देख लेते हैं क्रियाकलाप हम लोग, जिसमें आवश्यक सामग्री है कांच का एक गिलास लेना है और उसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल देना है। गिलास में बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालिए। कुछ समय के पश्चात गिलास की बाहरी सतह का निरीक्षण कीजिए। कांच के गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे फ्रेंड्स तो बाहर की सतह पर हमें धुंधला वाष्प टाइप से कुछ दिखाई देगा। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप देख सकते हैं करके। वायु में जलवाष्प उपस्थित रहती है, इसका उपस्थिति वह देता है। गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर वायु ठंडी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कुछ जलवाष्प वायु की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जो हमें गिलास की बाहरी दीवार पर दिखाई देती है। क्रियाकलाप 2। प्लास्टिक अथवा कांच की बोतल लेना है। 2 छेद वाला कार्क लेना है। बोतल का ढक्कन, कांच की पतली नली, फलों का रस पीने की नली और चूने का पानी। बोतल को चूने के पानी से लगभग 1/4 भर लेना है। उसके मुंह पर 2 छेद वाला कार्क लगा देना है। कार्क के दोनों छेद में चित्र 1.3 के अनुसार नली क एवं नली ख लगा देना है। मोमबत्ती लगाकर मोम की बूंदें डालकर इन दोनों छेदों को बंद कर देना है तथा नलियों के आसपास बिल्कुल भी कोई जगह न रहने दें, जिससे कि वायु अंदर प्रवेश ना कर सके। ध्यान रखें कि नली क का
बोतल के भीतर वाला सिरा चूने के पानी से पूरी तरह डूबा रहे और नली ख का सिरा चूने के पानी की सतह पर ऊपर रहे। नली ख के स्वतंत्र सिरे से मुंह द्वारा हवा खींचे। ऐसा करते समय नली क से वायु बोतल के भीतर पहुंचती है। इसकी पहचान हमें चूने के पानी में उठने वाले बुलबुलों से हो जाती है। ये फ्रेंड्स दिखाया गया है नली क एवं नली ख। कार्क लगा है, बोतल है, चूने का पानी इसमें भरा हुआ है, वायु के बुलबुले में चूने का पानी का दुधिया रंग। यानी फ्रेंड्स हमको इस चित्र से स्पष्ट समझ में आ जाता है कि अगर चूने के पानी में वायु प्रवाहित किया जाए तो उसका रंग दुधिया हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि चूने का पानी दुधिया हो गया। हमें मालूम है कि चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस दुधिया कर देती है। इस प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है फ्रेंड्स। क्रियाकलाप 3, अपने घर शाला का एक ऐसा कमरा खोजिए जहां धूप आती है। इस कमरे के सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दीजिए। पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर लीजिए। अब जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़की को थोड़ा सा खोल दीजिए, जिससे सूर्य का प्रकाश एक संकरे स्थान यानी छोटा सा छिद्र के द्वारा अंदर आए। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को ध्यानपूर्वक देखिए। अब जो छिद्र से सूर्य की किरण अंदर आ रहा है फ्रेंड्स, उसको आप ध्यान से देखिए। क्या आपको सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण दिखाई दे रहे हैं? ये कण क्या हैं? ये वायु में उपस्थित धूल के कण हैं जो समय तथा स्थान के साथ कम या ज़्यादा हो सकते हैं। क्रियाकलाप 1, 2 तथा 3 से यह निष्कर्ष निकलता है कि वायु में कुछ मुख्य गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य जलवाष्प एवं धूल के कण विद्यमान होते हैं। तथापि वायु में इनकी मात्रा में अंतर के कारण संरचना में भिन्नता हो सकती है। वायुमंडल पृथ्वी के लिए सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। यह पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों को सूर्य से निकलने वाले हानिकारक किरणों तथा अत्यधिक ताप के दुष्प्रभावों से बचाता है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है फ्रेंड्स। पहला, पृथ्वी के 3 क्षेत्र। कौन कौन सा 3 क्षेत्र है? पहला भूपट्टी, दूसरा प्रवार, तीसरा क्रोड में बांटा गया है। ध्रुवों पर जल ठोस रूप में रहता है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का 1/4 मतलब 3/4 भाग जलमंडल एवं 1/4 भाग स्थलमंडल है। 3/4 भाग जलमंडल एवं 1/4 भाग स्थलमंडल है। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य जलवाष्प गैसें उपस्थित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है। आइए फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं पृथ्वी तथा सौरमंडल। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है जिससे प्रकाश एवं ऊष्मा लगातार निकलती रहती है। सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। सूर्य के ग्रह देखिए फ्रेंड्स, बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरूण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। ये सभी ग्रह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में हैं। पृथ्वी का निकटस्थ ग्रह शुक्र है। प्लूटो ग्रह नहीं है। ग्रहों की परिभाषा तय करने के लिए चेकोस्लोवाकिया ने 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय खगोल सम्मेलन में हिस्सा लिया। वैज्ञानिकों ने ग्रहों की परिभाषा तय करने के पश्चात देखा कि प्लूटो परिभाषा के अनुरूप नहीं है, अतः यह ग्रह नहीं है। कुछ ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं इन्हें उपग्रह कहते हैं। ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य ग्रह एवं उपग्रहों को मिलाकर सौर मंडल अथवा सौर परिवार बनता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक उपग्रह, दूसरा कृत्रिम उपग्रह। वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे बुध तथा शुक्र के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों के अपने उपग्रह होते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। यानी फ्रेंड्स बुध और शुक्र 2 ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बाकी अन्य सभी ग्रहों के उपग्रह होते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। एक बार देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स इस चित्र में। देखिए सूर्य है, पहला नंबर में बुध, दूसरा में शुक्र, तीसरा में पृथ्वी, चौथा में मंगल, पांचवा में बृहस्पति, छठवां में शनि, सातवां में अरूण, आठवां में वरुण। और इधर से देखेंगे फ्रेंड्स तो वरुण, अरूण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। यानी सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह फ्रेंड्स अगर देखें हम लोग बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरूण, उसके बाद वरुण। आगे चलते हैं फ्रेंड्स।
मानव द्वारा निर्मित तथा रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित ऐसा पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है उपग्रह कहलाता है। मानव द्वारा निर्मित तथा रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित ऐसा पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है फ्रेंड्स उपग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल, इनसेट आदि भारतीय कृत्रिम उपग्रह हैं। चित्र 1.5 जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए हैं। इन उपग्रहों का उपयोग दूरदर्शन एवं आकाशवाणी प्रसारण, टेलीफोन सेवा, मौसम एवं भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स कृत्रिम उपग्रह जो मानव द्वारा निर्मित हैं, आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल। आइए फ्रेंड्स आगे, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान वैज्ञानिक थे जिनका जन्म सन 746 ईस्वी में बिहार के पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चांद पर अंधेरा है और वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में खगोल शास्त्र के साथ साथ रेखा गणित, वर्गमूल, घनमूल और खगोलीय आकृतियों पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने एक और पुस्तक आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम से लिखी है जो दैनिक खगोलीय गणना और शुभ मुहूर्त निश्चित करने तथा पंचांग बनाने पर आधारित है। गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्रों में उनके योगदान के सम्मान में भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। आइए फ्रेंड्स कुछ प्रश्नों का उत्तर हम लोग दे लेते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। क्वेश्चन सेकेंड, सूर्य के सबसे दूर के ग्रह का नाम बताइए। फ्रेंड्स अगर हम लोग बढ़ती हुई दूरी के क्रम में देखें तो सबसे दूर का ग्रह वरुण होगा फ्रेंड्स, सबसे लास्ट वाला वरुण, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और लास्ट में वरुण, तो सबसे दूर का ग्रह वरुण। दूरी के क्रम में पृथ्वी सूर्य से किस क्रम में है? दूरी के क्रम में पृथ्वी सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी फ्रेंड्स तीसरे क्रम में है पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आगे फ्रेंड्स आइए, पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताएं। पहला भोजन, पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकता भोजन है, पानी है, रहने के लिए आवास है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भोजन। सभी जीवधारी कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। जब आप खेल कूद कर घर आते हैं तब आपको भूख क्यों लगती है? खेलने से आपके शरीर की ऊर्जा में कमी हो जाती है। ऊर्जा की पुनः प्राप्ति हेतु आपको भोजन की आवश्यकता होती है। अतः मनुष्य, जंतु तथा पशु पक्षी अपना भोजन पेड़ पौधे से अथवा अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं, किंतु हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं करते हैं। जल, जीवन के लिए जल अनिवार्य है। पौधे तथा जंतुओं को भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जीवधारियों के शरीर के भार का अधिकांश भाग, लगभग 70% भाग जल होता है। जीवधारियों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए जल आवश्यक होता है। वायु, भोजन तथा जल के अलावा जीवित रहने के लिए वायु भी अनिवार्य है। आपने अपने दैनिक अनुभवों से महसूस किया होगा कि नदी अथवा तालाब में डुबकी लगाते समय हम अधिक देर तक जल के भीतर सिर करके नहीं रह सकते। इस प्रकार कंबल या रजाई से सिर ढक लेने पर भी दम घुटने लगता है। हमें शीघ्र ही अपना सिर बाहर निकालकर सांस लेना पड़ता है। सांस लेने की क्रिया में जीवधारी अपने आसपास उपलब्ध वायु से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। स्थल में रहने वाले जीवधारी अपने चारों ओर की वायु से तथा जल में रहने वाले जीवधारी जल में घुली हुई वायु से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री। परखनली लेना है, परखनली होल्डर, जल, मोमबत्ती अथवा गर्म करने का साधन, माचिस आदि। परखनली को जल से लगभग आधा भर लेना है। अब परखनली को परखनली होल्डर से पकड़कर गर्म करें। कुछ समय बाद हमें परखनली में जल के भीतर से वायु के छोटे छोटे बुलबुले ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। इससे हमें ज्ञात होता है कि जल में वायु घुली होती है। देखिए फ्रेंड्स, बर्नर सबसे पहले एक ठो ले लेना है या मोमबत्ती, उसके बाद एक परखनली, उसमें जल लेना है, फिर उसको गर्म करना है होल्डर से पकड़ के। हम देखेंगे कि कुछ समय के पश्चात जल से कुछ बुलबुले ऊपर उठने लगते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जल में वायु घुली होती है। मिट्टी एवं प्रकाश, भोजन, जल एवं वायु के अतिरिक्त जीवों को मिट्टी एवं प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। मिट्टी पौधों को सहारा देने के साथ साथ जल तथा अनिवार्य खनिजों की पूर्ति करती है। यह अनेक कीटों, केंचुओं तथा अन्य जीव जंतुओं को आश्रय देती है। पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य से हमें प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है। आइए फ्रेंड्स, कुछ प्रश्नों का हम लोग उत्तर देख लेते हैं।
क्वेश्चन फर्स्ट है, हम भोजन क्यों करते हैं? फ्रेंड्स, अपने दैनिक जीवन में जीवित रहने के लिए तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करने के लिए हमें भोजन करना आवश्यक होता है। जीवधारियों के लिए जल क्यों आवश्यक होता है? फ्रेंड्स, जीवधारियों को जीवित रहने के लिए जल अति आवश्यक साधन है या सामान है या तत्व है। थर्ड नंबर, जलीय जीवधारियों को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? फ्रेंड्स, जलीय जीवधारियों को जल में घुली हुई ऑक्सीजन से ही वे अपना ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जो जल में घुला रहता है वायु, उसी से अपना ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। पौधों को मिट्टी से क्या लाभ है? फ्रेंड्स, मिट्टी में अनेक प्रकार के ह्यूमस तथा पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जिसके कारण पौधे अपना वृद्धि एवं प्रदर्शन करते हैं। तो पौधे को मिट्टी से अनेक लाभ होता है। आइए फ्रेंड्स आगे, पृथ्वी सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह है। सौर मंडल के अब तक ज्ञात 8 ग्रहों में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। निम्नलिखित विशेषताओं के कारण पृथ्वी को सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह माना जाता है। पहला, पृथ्वी की जलवायु मानव एवं अन्य जीवों के जीवित रहने हेतु उपयुक्त है। इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है जो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखती है। इसका वायुमंडल एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है जो हमें अत्यधिक गर्मी या ठंड से सुरक्षित रखता है। इसमें विशाल मात्रा में जल विभिन्न रूपों ठोस, द्रव एवं जलवाष्प में उपलब्ध है जो जीवन के लिए आवश्यक है। अतः यह एक ऐसा ग्रह है जो जीवधारियों को जीवन की आवश्यक सुविधाएं जैसे भोजन, जलवायु उपलब्ध कराता है। आइए फ्रेंड्स, हमने सीखा को देखते हैं। पृथ्वी का आकार गोल है। भूपट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसमें मिट्टी, खनिज, जल तथा मृत जीव जंतु एवं पौधे होते हैं। प्रावार पृथ्वी की मध्य परत जिसमें चट्टानें पिघली हुई अवस्था में एवं गैसों सहित होती है, प्रावार कहलाती है। क्रोट पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो अत्यधिक गर्म होती है, क्रोट कहलाती है। जलमंडल पृथ्वी की सतह पर जल युक्त संपूर्ण क्षेत्र जलमंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर स्थल युक्त या जमीन युक्त संपूर्ण क्षेत्र स्थलमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर का वायु का घेरा वायुमंडल कहलाता है। सौरमंडल सूर्य तथा उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह तथा उपग्रह सौरमंडल में रहते हैं या सौरमंडल कहलाता है। ग्रह आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं। सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। सूर्य का सबसे निकटतम का ग्रह बुध मरकरी है। उपग्रह आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियां उपलब्ध है। जीवन यापन के लिए भोजन, जल तथा वायु के अतिरिक्त मिट्टी एवं सूर्य का प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। आइए फ्रेंड्स, अभ्यास के प्रश्न हम लोग देखते हैं। खनिज अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। पहला क्वेश्चन, तो खनिज अत्यधिक मात्रा में फ्रेंड्स हमको एक सेकेंड फ्रेंड्स, खनिज अत्यधिक मात्रा में हमको भूपर्टी में मिलता है। भूपर्टी में खनिज अत्यधिक मात्रा में मिलता है। श्वसन के लिए आवश्यक गैस है, तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक गैस है। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? फ्रेंड्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सब गैस हैं, अरे ये सब ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा ग्रह नहीं है। सौरमंडल में पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? सौरमंडल में पृथ्वी अगर हम लोग देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो मंगल तथा शुक्र के बीच में पृथ्वी स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोट कहलाता है। दूसरा नंबर, खाली स्थान सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन संभव है, यानी पृथ्वी सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। तीसरा, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस का उपयोग जीवधारी सांस लेने में करते हैं। चौथा, पौधे भोजन निर्माण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। पांचवा, इनसेट पृथ्वी का एक कृत्रिम उपग्रह है। आगे आइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथन सही है या गलत चिन्ह लगाइए। सूर्य एक तारा है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, सत्य है। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, बिल्कुल असत्य है क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा का एक प्राकृतिक उपग्रह है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है चंद्रमा
पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। हाँ फ्रेंड्स, ऑब्वियसली चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। जल में वायु घुली होती है, बिल्कुल जल में वायु घुली होती है। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये गलत है फ्रेंड्स, चौथा कथन गलत है। सूर्य पृथ्वी का परिक्रमा नहीं करता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है। पांचवा, क्रोट के केंद्रीय भाग में लोहा तथा निकेल धातु ठोस रूप में पाई जाती है। सही है, क्रोट के केंद्रीय भाग में लोहा और निकेल धातु ठोस रूप में पाई जाती है। उचित संबंध जोड़िए, उचित संबंध जोड़िए। उपग्रह में हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के मध्य परत को हम लोग बोलते हैं प्रवार। श्वसन मिली जाने वाली गैस ऑक्सीजन। सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हो गया। आइए अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। पृथ्वी की 3 परतों का महत्व लिखिए। तो पृथ्वी का 3 परत भूपर्टी, प्रवार, क्रोड है फ्रेंड्स। भूपर्टी में विभिन्न प्रकार के खनिज, लोहा, तांबा, पित्तल, एल्युमिनियम एवं अन्य सभी ह्यूमस जैसे जितना भी पेड़ पौधे का सड़े गले पदार्थ रहते हैं वो सभी पृथ्वी के पहला परत जिसको भूपर्टी बोलते हैं उसमें उपस्थित रहते हैं। प्रवार मध्य परत कहलाता है और क्रोड सबसे आंतरिक परत कहलाता है। पृथ्वी की आंतरिक रचना का चित्र बना देंगे। ऑक्सीजन गैस का सजीवों के लिए क्या महत्व है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन गैस सजीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, सौर परिवार के चौथा, प्रयोगों द्वारा समझाइए कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। फ्रेंड्स, वही हम लोग दिखाएंगे। 2 कार्क ले लेंगे और उसमें चूने का पानी लेके और प्रयोग द्वारा उसे सिद्ध कर देंगे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहता है कि नहीं। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। सौर परिवार के ग्रहों का नाम सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में लिखिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है फ्रेंड्स, कृत्रिम ग्रहों का उपयोग समझाइए। कृत्रिम ग्रह फ्रेंड्स वही हैं जो आर्यभट्ट, जितना भी कृत्रिम उपग्रह हैं, 3 कृत्रिम उपग्रह भी हम लोग देखे फ्रेंड्स इसमें, जिसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल। आर्यभट्ट, भास्कर और एप्पल 3 कृत्रिम उपग्रह हैं जो कि ब्रह्मांड में होने वाले हलचल के बारे में हमको जानकारी देते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताओं को लिखिए। पृथ्वी पर जीवन के लिए जल, वायु, खनिज एवं अन्य सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह क्यों माना गया? पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह इसलिए माना गया है फ्रेंड्स क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और कहीं पर सुधार की अगर आवश्यकता होगी तो मुझे एडवाइस ज़रूर दीजिएगा कि अपने वीडियो में यहाँ आप सुधार कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।